नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पिछले वीडियो में हमने त्वरण के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने त्वरण के दो प्रकार देखे थे, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। साथ ही इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण, या सीधा सीधा बोले गति के समीकरण आज हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक समान त्वरित गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे हम, समान त्वरण गति। अब इस गति के अध्ययन के लिए कुछ भौतिक राशियां जैसे कि वेग हो गया, समय हो गया, वेग v, समय t और विस्थापन, इनमें हम कुछ समीकरण ज्ञात करेंगे जिनको हम बोलेंगे गति के समीकरण। अब ये समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आलेखीय विधि, दूसरी विधि होती है कलन विधि। ये दोनों ही विधियां हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाली विधि है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि या फिर हम इसको बोल देते हैं ग्राफिकल मेथड, इसको बोल देते हैं ग्राफिकल मेथड। चलिए क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है और गति की स्थिति में प्रारंभिक टाइम है t बराबर 0। प्रारंभ में t बराबर 0 पर वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है u और t समय पश्चात वेग है, t समय पश्चात उसका वेग हो जाता है v। अब ये क्या है, हम शुरू में मानकर चल रहे हैं क्या है, ये एक समान त्वरित गति है, इसलिए इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। चलिए ग्राफ बनाकर देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं ये इसका एक v और t ग्राफ बनाते हैं। v और t यहाँ पर y अक्ष वेग को प्रदर्शित कर रहा है और x अक्ष समय को प्रदर्शित कर रही है। हमने मानना है कि t बराबर 0 पर इसका वेग कितना है u, और t बराबर t पर कोई टाइम है यहाँ पर t बराबर t, यहाँ पर इसका वेग हो जाता है स्मॉल v। और हमने ये भी माना है कि एक समान त्वरित गति है, इसलिए ये ग्राफ किस प्रकार का होगा, सरल रेखा वाला ग्राफ होगा। चलो ये हमने ग्राफ बना लिया, इसको नाम दे देते हैं O, ये है P, Q और ये वाला पॉइंट है R और ये है S। अब हमें इस ग्राफ की सहायता से गति के तीनों समीकरण ज्ञात करने, गति के समीकरण ज्ञात करने। पहली बात, हमने पहले देखा है कि VT ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ढाल से शुरू करते हैं हम। त्वरण A बराबर क्या होगा, रेखा PQ का, ये PQ है, रेखा PQ का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण A को। ढाल कैसे निकालते हैं हम, ढाल निकालते हैं टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर ये अगर ये वाला कोण कितना हो, थीटा हो, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, QR अपॉन लंब बटा आधार होता है QR अपॉन PR। ये क्या हो गया, A बराबर आ गया QR अपॉन PR। अब देख लेते हैं QR और PR की वैल्यू क्या होगी। अगर ये U है, यहाँ पर U है और ये वाला V है, तो ये वाली दूरी बता सकते हो कि आप कितना होगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी V माइनस U, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये T है और ये 0 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। तो QR की वैल्यू कितनी हो गई, V माइनस U अपॉन PR की वैल्यू कितनी हो गई, T। यहाँ से हम लिख सकते हैं V माइनस U बराबर A इंटू टी, ये आ जाएगा V बराबर U प्लस AT। इसको हम बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। ओके, और यहाँ पर जो त्वरण है वो क्या है, एक समान है, तो हम इसको बोलेंगे एक समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण। चलिए दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, हम जानते हैं किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो क्या करेंगे, हम इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वो किसको प्रदर्शित कर देगा, विस्थापन को। तो इसका क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला त्रिभुज, और बाद में इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इनका योग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं अगर t समय में विस्थापन कितना है, t समय में विस्थापन मान लेते हैं अक्ष, तो विस्थापन अक्ष बराबर क्या लिख देंगे हम, OPQS का क्षेत्रफल, OPQS का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो OPQS किस किस से मिलकर बना है, इस त्रिभुज से और इस आयत से मिलकर बना है। तो क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस आयत
आयत क्या हो जाएगा, ओ पी आर एस का क्षेत्रफल। चलिए निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार ये वाला है पी आर की वैल्यू कितनी है टी, इंटू ऊंचाई कितनी है क्यू आर की वैल्यू वी माइनस यू, प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली टी, एंड चौड़ाई ये कितनी है, ये है यू। अब इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो इसको लिख देंगे u इंटू टी, अक्स बराबर u इंटू टी प्लस 1/2 गुणा टी। अब v माइनस यू का मान मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, v माइनस यू बराबर क्या होता है 80। चलिए तो अक्स बराबर कितना आ गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये होता है एक समान त्वरित गति का द्वितीय समीकरण। ओके, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब अगला समीकरण निकालते हैं हम। अगला समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से t का मान निकालते हैं। t बराबर क्या लिखेंगे हम, v माइनस यू अपॉन ए। ये जो t का मान है ये समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं और उसके बाद में इसको हल करते हैं। तो अक्स बराबर मान रखो, समीकरण 2 में t का मान रखो तो कितना जाएगा, u इंटू टी का मान है v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 गुणा a इंटू टी का मान है v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अक्स इक्वल u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2। इसको लिख सकते हैं, एक ए से एक ए कट जाएगा, नीचे एक ए बचेगा, साथ में आ जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। अक्स बराबर इसको हल करेंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, इसको हल कर देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो अक्स बराबर कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 2a, 2 से गुणा कर दो, 2uv माइनस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कैंसिल। अब इस 2a को इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल्स, यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर। अब इसको लिख देते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो जाएगा गति का एक समान त्वरित गति का तृतीय समीकरण। ये हमने आलेखी विधि से गति के तीनों समीकरण निकाल लिए हैं। अब अपनी दूसरी विधि आती है कलन विधि। या कैलकुलस मेथड। चलिए इससे कैसे गति के समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा से जानते हैं। क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, dv बाई dt। इसको हम लिख सकते हैं dv बराबर a इंटू dt। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर v बराबर क्या है, u। मतलब प्रारंभ में जब t बराबर 0 है उस टाइम पर प्रारंभिक वेग कितना है, u है। और t बराबर t पर वेग कितना है, t बराबर t पर वेग है v। चलिए ये समाकलन करते हैं और समाकलन की सीमा रखते हैं साथ में। समाकलन कर देते हैं दोनों साइड, dv a dt। t की वैल्यू है 0 से t, 0 जब t बराबर 0 है तो v कितना है, u, और t बराबर t पर वेग है v। समाकलन कर देते हैं, dv का समाकलन v u टू v, a कॉन्स्टेंट अब आ जाएगा, t का समाकलन t 0 टू t। ओके, सीमा लगाने पर आता है v माइनस यू बराबर a इंटू टी माइनस 0। तो v बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस 80। ये अपना आ गया गति का प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वेग की परिभाषा से जानते हैं। v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम, v इंटू dt। अब t बराबर 0 पर हम वस्तु की स्थिति अक्स बराबर कितना मानते हैं, 0। साथ में t बराबर t पर वस्तु की स्थिति मान लेते हैं अक्स बराबर अक्स। समाकलन में सीमा लगाते हैं और आगे इसको हल करते हैं। हल करने पर समाकलन dx बराबर v dt, इसका समाकलन करते हैं। सीमा है 0 टू 2t एंड 0 टू अक्स। यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 टू t, v की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, क्या होगा, u प्लस 80 इंटू dt। अब समाकलन करते हैं dx का समाकलन अक्स, सीमा 0 टू अक्स
बराबर u का समाकलन u इंटू टी प्लस 80 का समाकलन 80² 2। 0 to t सीमा लगाओ, हल करो इसको, x माइनस 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, सीमा रखने पर 0 ही आना है, t सीमा रख दो तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80²। ये x बराबर विस्थापन आ गया है, जिसको हम समीकरण 2 लिखते हैं। अब तीसरी समीकरण निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम लिखते हैं त्वरण a बराबर लिखते हैं हम dv/dt। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम dv/dx इंटू dx/dt, इस तरह से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब dx/dt क्या होता है v होता है, तो a बराबर क्या लिख देंगे v इंटू dv/dx। ओके, अब इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं v इंटू dv बराबर a इंटू dx। दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, जो पहले वाली सीमाएं मानी है उसके अकॉर्डिंग, तो v dv बराबर a dx। समाकलन करो, अक्ष की लिमिट मानी थी हमने 0 to x और वेग की लिमिट मानी थी u to v। v का समाकलन कितना हो जाएगा v²/2 u to v, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन कितना हो जाएगा अक्ष, ये हो जाएगा 0 to x। समाकलन की सीमा लगाओ, इसको लिख देंगे v² माइनस u²/2 बराबर ये हो जाएगा ax। हल करने पर आ जाएगा v² बराबर u² प्लस 2ax। ये हो गई तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण। अब यहाँ पर हमने जो भी समीकरण मानने हैं वो प्रारंभिक स्थिति क्या माननी है कि t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति O है, अर्थात x बराबर 0 पर है, मूल बिंदु पर है। अगर ऐसा हो कि t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य ना हो, अर्थात कुछ अशून्य हो जाए, जिसको मान लेते हैं हम x नोट हो जाए कि t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति कितनी है x नोट है, तो ये समीकरण कितने हो जाएंगे, हम जहां पर x आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे x माइनस x नोट। तो प्रथम समीकरण क्या बन जाएगा, प्रथम समीकरण बनेगा v बराबर u प्लस 80, यह प्रथम समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा x की जगह क्या लिखेंगे हम x माइनस x नोट लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा x नोट प्लस ut प्लस हाफ 80², ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2a इंटू x माइनस x नोट। ये तीनों समीकरण इस प्रकार से हो जाएंगे। अब कहीं कहीं पर ये जो प्रारंभिक वेग हमने u मानना है, इसको प्रारंभिक वेग को v नोट भी मान लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, वो भी प्रारंभिक वेग को ही प्रदर्शित करता है। चलिए अगला टॉपिक अपना आता है मुक्त पतन। अगला टॉपिक है मुक्त पतन। क्या होता है मुक्त पतन, इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु है, उसको धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर ले जाते हैं और उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, वो वस्तु गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिरने लगेगी। मान लो ये कोई वस्तु है, इसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ये गुरुत्व के कारण नीचे की ओर आने लगेगी। अब गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से लिखते हैं, ठीक है। और यदि वस्तु पर वायु के प्रतिरोध को क्या मान लें, नगण्य है, मान लेते हैं कि इस वस्तु पर जिसको हमने छोड़ा है ऊपर ले जाकर, इस पर वायु नगण्य प्रतिरोध लगा रही है, तो हम क्या बोल देंगे, वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, अर्थात वस्तु का मुक्त पतन हो रहा है। यदि गिरती हुई वस्तु, ये जो वस्तु गिर रही है उसके द्वारा जो दूरी चली गई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, g के मान को स्थिर मान लेते हैं, और g का स्थिर मान कितना लेते हैं हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब g का मान स्थिर हो गया, मतलब त्वरण का मान समान है, तो ये जो मुक्त पतन वाली घटना है, मुक्त रूप से गिरती हुई कोई वस्तु है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक समान त्वरण गति बोल सकते हैं। ओके, अब एक समान त्वरण गति में हम इसके लिए कुछ वैल्यूज ज्ञात करके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु की जो गति है वो -y दिशा में, किधर है, -y दिशा में, और ऊपर की ओर वाली दूरियां हम क्या मानते हैं, धनात्मक, और नीचे की ओर वाली क्या मान लेंगे, ऋणात्मक दूरियां। इसलिए हम a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे -g, या लिख देंगे इसको माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब y बराबर 0, जहां से वस्तु को हम छोड़ रहे हैं, ये वाली स्थिति, इसको हम विराम अवस्था में मान लेते हैं, और विराम अवस्था में अर्थात y बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है, 0 होगा। तो हम गति के समीकरण में ये सारी वैल्यूज रखते हैं, तो v बराबर अंतिम वेग बराबर कितना आता है, 0 माइनस u प्लस 80 में रखते हैं। 0 माइनस g की वैल्यू है 9.8, तो ये हो जाएगा माइनस v बराबर माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा समीकरण क्या होता है, y बराबर ये होता है
x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। अगर प्रारंभिक स्थिति शून्य न हो उस स्थिति में वेग x बराबर क्या क्या लिखते हैं हम, x बराबर x नोट प्लस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब जो ये गणना कर रहे हैं हम, ये y अक्ष पर कर रहे हैं, तो इस समीकरण को हम क्या लिख देंगे, y बराबर y नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए y बराबर कितना आ जाएगा, y नोट 0 प्लस यू 0, तो ये हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा -4.9 टी स्क्वायर इंटू मीटर, ये आ गया y की वैल्यू। इसी तरह से v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 2 जी वाई, जी की वैल्यू है 9.8, तो ये आ जाएगा -19.6 y मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमने ये वैल्यूज निकाल ली और इनके मध्य अगर ग्राफ बनाना चाहिए, सबसे पहले ग्राफ बनाए हम मुक्त पतन के लिए त्वरण समय ग्राफ बनाए। ये समय है और ये त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, समय ले लेते हैं 0, 1, 2, त्वरण -5 -10। तो हमने देखा है मुक्त पतन के लिए त्वरण हमेशा ही कितना रहता है, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण समान है तो इसके लिए ग्राफ क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और इसकी वैल्यू हो गई -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर वेग समय ग्राफ बनाना चाहें तो वेग समय ग्राफ आप देख सकते हैं। वेग समय ग्राफ ये वाला देख लो आप, कहां पर है, ये कितना आ रहा है, -9.8 इंटू टी, मतलब v समय के समानुपाती है, वेग समय पर डिपेंड कर रहा है। अगर v समानुपाती t हो उस स्थिति में क्या आता है, सरल रेखा वाला ग्राफ आता है। तो v और t के मध्य इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर स्थिति और समय के मध्य ग्राफ बनाना हो, y और t के मध्य ग्राफ बनाना हो, तो आप देख सकते हैं y समानुपाती टी स्क्वायर, अर्थात ये परवलयाकार ग्राफ बनेगा। ये y और t के मध्य ग्राफ आ गया। ये मुक्त पतन के लिए हमने वेग, त्वरण और स्थिति के ग्राफ देख लिए। अगला टॉपिक अपना आता है प्रतिक्रिया काल। क्या आता है, प्रतिक्रिया काल। क्या होता है प्रतिक्रिया काल, कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमसे तत्क्षण कार्रवाई, मतलब इंस्टेंट एक्शन की अपेक्षा की जाती है, मतलब तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है, किंतु हमें ये कार्य करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। तो जो प्रतिक्रिया काल होता है वो किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम को देखने में, उसके विषय में सोचने में और कार्यवाही करने में लगने वाला समय होता है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति क्या चला रहा है, कार चला रहा है, और अचानक में एक लड़का सामने आ जाता है, तो कार को तेजी से ब्रेक लगाने से पहले व्यक्ति को जो समय लगता है उससे हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया काल बोलते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कार के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है और ब्रेक लगाना हो, तो ब्रेक लगाने से पहले जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया काल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अपने मित्र को एक रूलर दे दें या कोई पेन वगैरह दे दें और बोलें कि वह आपके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच की खाली जगह से ऊर्ध्वाधर दिशा में पेन को नीचे गिराए। अब जो ही पेन को छोड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, एक तो पेन को छोड़ना और एक हमारे द्वारा पकड़ना, इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, जिसको मान लेते हैं TR टाइम लगता है। मान लेते हैं ये कोई पेन है और ये हमारे अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह जहाँ से हम इसको पकड़ने वाले हैं। इस पेन को छोड़ा और यहाँ पर हाथ के द्वारा इस पेन को पकड़ा गया। इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ टाइम लगता है, जिसको हम TR से प्रदर्शित करते हैं, और इस टाइम TR को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया काल। अगर हमें ये प्रतिक्रिया काल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब हमने देखा कि इस पेन को मुक्त रूप से गिराया गया है, उस स्थिति में इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, u बराबर 0 होगा। मुक्त रूप से गिराने पर प्रारंभिक स्थिति में वेग कितना है, 0 होगा। त्वरण a बराबर कितना होगा, -g होगा, जिसको हम लिख देंगे -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये जो प्रतिक्रिया काल हमारे पास है TR और तय की गई दूरी d है, तो हम d बराबर क्या लिख देंगे, -12 GTR स्क्वायर, ये लिखेंगे। और TR अगर केवल परिमाण की बात करें तो TR आ जाएगा √2D/g सेकेंड। ये हो गया अपना प्रतिक्रिया काल। ओके, अब अपना लास्ट टॉपिक आता है वाहनों की अवरोधन दूरी। क्या आता है, वाहनों की अवरोधन दूरी। क्या होती है वाहनों की अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय या तात्पर्य या मतलब उस दूरी से है जो गतिमान वस्तु के
ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। जैसे कि अब कोई गाड़ी चल रही है और उसको रोकना है तो ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के बाद अगर वो गाड़ी कुछ दूरी तय करती है तो उस दूरी को क्या बोलते हैं हम? अवरोधन दूरी बोलते हैं। और जो ये दूरी होती है ये वाहनों के प्रारंभिक वेग और उसके ब्रेक लगाने की क्षमता, या बोलना चाहिए कि ब्रेक लगाए जाने के परिणाम स्वरूप वाहनों में जो मंदन उत्पन्न होता है, जिसको -a से प्रदर्शित करते हैं, उस पर निर्भर करती है। अब क्या करते हैं हम? किसी वाहन की अवरोधन दूरी, प्रारंभिक वेग और जो मंदक a है उसके पदों में हम ज्ञात करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि वाहन रुकने से पहले ds दूरी तय कर चुका है। कितनी? ds दूरी तय कर चुका है। तो हम जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2ax, ये जानते हैं। अब वाहन रुक जाएगा तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए तो ये रखते हैं 0 बराबर, ये प्रारंभिक वेग कितना है? u², ये है u² प्लस 2a, दूरी कितनी है? अवरोधन दूरी मान लेते हैं हम ds, तो ds बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का u² अपॉन 2a, ये किसको प्रदर्शित करेगा? अवरोधन दूरी को। अब आप देख सकते हैं कि जो अवरोधन दूरी होती है ये वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात यदि प्रारंभिक वेग दुगुना हो उस स्थिति में अवरोधन दूरी कितनी होगी? 4 गुना हो जाएगी। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि एक रॉकेट को पृथ्वी के धरातल के ऊपर इस प्रकार छोड़ा गया है कि उसमें 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अब क्या 5 सेकंड बाद यदि उसका इंजन बंद कर दिया जाए तो पृथ्वी तक आने में लगे समय के लिए निम्न गणना करनी है। सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग क्या होगा वो ज्ञात करो, रॉकेट का यात्रा के दौरान लगा कुल टाइम ज्ञात करो, फिर वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ ज्ञात करो, बनाओ। ये 4 क्वेश्चन हमें पूछे। अब मान लो ये रॉकेट है और यहाँ से धरती से इसको छोड़ा जाता है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 0 है। जब धरती पर रॉकेट है उस स्थिति में वेग कितना है? 0 है। अब इसको कुछ त्वरण दिया जाता है 19.6 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण, मतलब इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, इसको इंजन को चलाकर इसका त्वरण उत्पन्न किया जाता है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण देकर इसको छोड़ा जाता है और 5 सेकंड बाद जब ये रॉकेट यहाँ पर पहुंचा है t बराबर 5 सेकंड बाद, तो इसका इंजन बंद कर दिया जाता है, अर्थात ये त्वरण देना बंद कर दिया जाता है। अब 5 सेकंड बाद में जैसे इसका इंजन बंद किया जाता है इस वाली स्थिति पर, तो क्या ये रॉकेट रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा, ये रॉकेट फिर भी ऊपर की ओर जाएगा। और इस बार किसके कारण ऊपर जाएगा? इस बार इस पर लगेगा गुरुत्वीय त्वरण। किसके अंतर्गत गति करेगा? ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण गति करेगा। फिर धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा और कुछ दूरी पर जाकर यहाँ पर जाकर क्या है, ये रॉकेट रुक जाएगा और इस वाली स्थिति के बाद में रॉकेट फिर से वापस आना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो इस वाली स्थिति पर पहुंचा है तो इस टोटल दूरी को हम बोलेंगे अधिकतम ऊंचाई, ये ही हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसका वेग कितना होगा? जब इसका इंजन बंद किया जाएगा उस टाइम पर इसका वेग कितना होगा, ये हम निकाल कर देख लेते हैं। प्रारंभ में वेग कितना है इसका? 0 है। त्वरण कितना दिया जाता है? 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पर इसका वेग है v बराबर हम गति के प्रथम समीकरण से लिखते हैं u प्लस at। u की वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू है यहाँ पर 19.6 गुणा t की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर वेग आ जाएगा 98 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या किया जाता है, जैसे इसका वेग आता है 98 मीटर प्रति सेकंड तो इसका इंजन बंद कर दिया जाता है। फिर ये किसके अधीन गति करता है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। तो इस वाली स्थिति के लिए a का मान आप बता सकते हो क्या? इस वाली स्थिति के लिए a बराबर कितना हो जाएगा? -g हो जाएगा। प्रारंभिक वेग और ये जो 98 है ये क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और जब ये टॉप पर पहुंच जाएगा, अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये त्वरण यहाँ पर क्या होगा? रॉकेट जाकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतिम वेग हमारे पास त्वरण है, प्रारंभिक वेग है, तो हम निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है। तो गति के पहले समीकरण से निकाल लेते हैं v बराबर u प्लस at से। v अंतिम वेग कितना हो जाएगा इसका? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 98। a कितना है? -g की वैल्यू 9.8 इंटू टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 98/9.8 बराबर 10 सेकेंड। अर्थात 10 सेकंड बाद क्या होगा? ये अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। 10 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। क्या ये 10 सेकंड तो क्या है?
इस वाली स्थिति से अगर मैं इसको ए वाली स्थिति दे दूं, इसको स्थिति बी दे दूं, इसको स्थिति सी दे दूं, तो क्या है, बी से सी तक पहुंचने में कितना इसको टाइम लगा है, बी से सी तक पहुंचने में लगा है इसको 10 सेकंड। साथ में ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड। तो ए से सी तक मतलब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम हो जाएगा टी बराबर 10 + 5 = 15 सेकंड। अर्थात अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में इसको 15 सेकंड का टाइम लगा है। अब रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ए से बी तक वाली स्थिति के लिए ज्ञात करते हैं। ए से बी तक ये कितनी दूरी तय करता है। इस स्थिति के लिए यू बराबर कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है, ए बराबर कितना है 9.6 है, और टाइम टी कितना है, ए से बी तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड का ये टाइम ले रहा है। ओके, चलिए तो अक्स बराबर निकाल लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यू की वैल्यू 0, टी 5 प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 19.6 इंटू टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हल करने पर अक्स बराबर आता है 245 मीटर। ये तो आ गया ए से बी तक जाने में। अब बी से सी तक ये कौन सी वाली स्थिति है, जब हमने इंजन बंद कर दिया है तो कितनी दूरी तय करता है। बी से सी तक जाने के लिए प्रारंभिक वेग यू कितना है हमारे पास 98 मीटर प्रति सेकंड, ए बराबर कितना है -g, और टी कितना है 10 सेकंड। तो चलिए अक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू की वैल्यू 98 गुणा टी 10 माइनस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर। इसको हल करने पर अक्स बराबर आता है 490 मीटर। ये आता है अक्स बराबर 490 मीटर। बी से सी तक, ए से बी तक आता है 245 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई जिसको हम कैपिटल एच से प्रदर्शित कर रहे हैं, हाईएस्ट हाइट, ये कितनी हो जाएगी 245 प्लस 490 बराबर आ जाएगा 735 मीटर। तो रॉकेट कितनी अधिकतम ऊंचाई तय करेगा, 735 मीटर तक जाएगा, उसके बाद में रुक जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। अब अगला पूछा है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर रॉकेट का वेग कितना होगा। तो अब अगर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और उसके बाद में ये फिर से पृथ्वी पर आने लगेगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना है, इसका 0 है। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हम प्रारंभिक वेग u बराबर कितना मान सकते हैं, 0। क्यों, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाकर ये जो रॉकेट है ये रुक जाएगा, वेग इसका 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। मतलब प्रारंभिक वेग कितना मान सकते हैं, इसके लिए 0 मान सकते हैं। यहाँ पर भी a बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण क्या होगा -g होगा, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूरी कितनी तय करेगा, ये वाली जितनी ऊंचाई तक गया उतनी ऊंचाई तक नीचे आएगा। फिर से कितनी ऊंचाई तक गया है, 735 मीटर तक। तो यहाँ पर अक्स बराबर क्या है, माइनस का 735 मीटर। ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली दूरी हम क्या लेते हैं पॉजिटिव +y की दिशा में, और नीचे वाली दूरी क्या लेते हैं नेगेटिव -y की दिशा में। इसलिए हमने इन सब के सारे नीचे की ओर प्रदर्शित दूरियों को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। चलिए मान रख देते हैं और गति के तृतीय समीकरण से अंतिम वेग निकाल लेते हैं, u² + 2a अक्स से। v² बराबर हो जाएगा u की वैल्यू 0 + 2 इंटू a की वैल्यू -9.8 इंटू अक्स की वैल्यू -735। तो ये इसको हल करने पर आता है 14,406। तो v बराबर आता है √14,406 बराबर हल करने पर आ जाता है इसको 120.02 मीटर प्रति सेकंड, या लगभग हम इसको लिख देते हैं 120 मीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी पर पहुंचने पर रॉकेट का अंतिम वेग होगा। अब पूछा है कि रॉकेट की यात्रा का कुल समय बताओ, कि रॉकेट ने पहले ऊपर गया है अधिकतम ऊंचाई तक, फिर वापस पृथ्वी पर आया है, तो इस टोटल जो जर्नी हुई है इसमें टोटल टाइम कितना लगा है। पहले ऊपर तक जाने का टाइम बता सकते हो आप कितना है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का टाइम मान लेते T1। ये कितना आया अपना, ये आया था 15 सेकंड, हमने पहले निकाल लिया है। अब जब ये वापस आ रहा है पृथ्वी पर, उस टाइम पर इसका वेग निकाल लेते हैं कितना होगा। इसके लिए हमने अंतिम वेग निकाल लिया है, कितना है 120 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और नीचे की ओर है इसलिए इसको माइनस से प्रदर्शित कर देते हैं। प्रारंभिक वेग u0 है ही, त्वरण कितना है -9.8 मीटर प्रति सेकंड है हमारे पास। तो रख देते हैं गति के प्रथम समीकरण में 120 माइनस का बराबर 0 - 9.8 इंटू टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 120/9.8, और इसको हल करने पर आता है लगभग 12.24 सेकेंड। T2 मान लेते हैं इसको। तो टोटल टाइम T कितना हो जाएगा, T1 + T2 बराबर हो जाएगा 15 + 12.24। तो टोटल टाइम T आ जाएगा अपने पास 27.24 सेकेंड। ये हो गया पूरी जर्नी का टोटल टाइम। अब लास्ट अपना क्वेश्चन पूछा है क्या, कि वेग समय ग्राफ बनाओ और साथ में त्वरण समय ग्राफ बनाओ। चलिए वेग समय ग्राफ बनाते हैं।
ये वेग को प्रदर्शित करेगा, ये टाइम टी को प्रदर्शित करेगा। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखो आप 0 से 5 सेकंड तक की बात कर लें। ये 0 है, ये 5 है, ये 10, 15, 20। ओके, 0 से 5 की सेकंड की बात कर लें तो 0 से 5 सेकंड, जब टाइम 5 सेकंड हुआ उस टाइम पर वेग कितना हो गया है? लगातार बढ़ता गया है और कितना हो गया है? 98 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सरल रेखा वाला ग्राफ प्राप्त होगा। फिर जैसे वेग टाइम 15 सेकंड हुआ है, 15 सेकंड कब हुआ है? जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही वेग कितना हो गया है? वेग हो गया है 0। ओके, फिर जैसे ही टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 27.24 सेकंड। उस स्थिति में वेग कितना हो गया है? 27.24 सेकंड की स्थिति में वेग कितना हो गया है? माइनस का 120 सेकंड। चलिए, ये हमने वेग समय ग्राफ बना लिया। अब हम बना लेते हैं त्वरण समय ग्राफ। कहाँ पर बनाए? चलिए यहाँ पर बना देते हैं हम त्वरण समय ग्राफ। ये त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक त्वरण कितना है अपना? त्वरण कांस्टेंट है, कितना है? त्वरण है 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर t बराबर 5 सेकंड से आगे तक की सारी स्थितियों के लिए त्वरण कितना है अपना? त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, जो कितना है? माइनस का 9.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया अपना त्वरण समय ग्राफ, जिसमें क्या किया है कि t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक त्वरण कांस्टेंट है, जो है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। और कांस्टेंट त्वरण को इस तरह से दर्शाते हैं हम, अक्ष के समांतर। ठीक है, और t बराबर 5 सेकंड से आगे तक का जो टाइम है, जितना भी 27.24 सेकंड तक का जो भी टाइम है, उस टाइम तक त्वरण अपना रहा है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस में। ओके, तो इसको इस तरह से दर्शा दिया। चलिए, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि कोई वस्तु समान त्वरण a से चल रही हो तो उसके द्वारा nवें सेकंड में पार की गई दूरी हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि प्रारंभिक वेग कितना है? u है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये प्रारंभिक की स्थिति वेन t बराबर 0 है और u बराबर भी कितना है? 0। प्रारंभिक वेग 0 है और हमने 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर ली। ये कितनी हो गई? x1। कब? 1 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर दूरी ज्ञात कर ली हमने, x2। t बराबर 3 सेकंड पर हमने दूरी कितनी ज्ञात कर ली? x3। ये कहाँ से है? सारी दूरियां। x1 भी t बराबर 0 से है और ये x2 भी t बराबर 0 से है। x3 भी कहाँ से है? t बराबर 0 से है। इसी तरह से t बराबर 4 पर दूरी ज्ञात कर ली हमने, x4 है ये t बराबर 4 पर ज्ञात कर ली। अगर मैं पूछूं कि आपको चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो, तो चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की है ये बता सकते हो क्या आप? ये जो टोटल दूरी है ये तो है 4 सेकंड में, लेकिन पूछा कि सिर्फ चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की है, तो कितनी दूरी तय की है? 3 सेकंड के बाद में चली और ये 4 सेकंड तक। ये वाली दूरी है जो चौथे सेकंड में तय की है। तो चौथे सेकंड वाली दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? टोटल 4 सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं और उनको घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। इसी तरह से nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? n सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर लेंगे और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कर लेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी? वो nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। चलिए मान लेते हैं दूरी के लिए गति का द्वितीय समीकरण लेंगे हम, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान लेते हैं n सेकंड में तय की गई दूरी अक्ष n है, यहाँ पर t बराबर n ले रहे हैं, तो अक्ष n बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग अभी भी कितना है? u, t की वैल्यू n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गई अपनी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम अगर t बराबर n-1 हो, t बराबर n-1 हो, मतलब n-1 टाइम में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो अक्ष n-1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u n-1 प्लस 1/2 a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है nवें सेकंड में पार की गई दूरी, ये ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर देंगे? अक्ष n-1। चलिए समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, तो क्या जाएगा? un प्लस हाफ
ए एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यू एन में से यू एन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस यू माइनस का 1/2 ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यू, दोनों में से हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, ये हाफ ए कॉमन ले लिया, इधर बचा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं हम एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। आगे हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा u प्लस 1/2 इंटू ए, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको लिख देते हैं हम 2n माइनस 1। ओके, तो ये जो nवें सेकंड में पार की गई दूरी ज्ञात करना चाहिए, तो यह आ जाएगी हमारे पास 1/2 u प्लस 1/2 ए इंटू 2n माइनस 1, ये आ गई nवें सेकंड में पार की गई दूरी। चलिए, इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो आप खुद हल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।